हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 डिस्कस करूँगा, कैसे मैंने एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व किए क्वेश्चंस। हालांकि मैं क्लैरिफाई करूँगा कि इस वाले ये जो प्रीलिम्स 2021 है, इसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम आए थे। आई कुड ओनली स्कोर 70 मार्क्स। सो इसमें मेरे बहुत सारे इनकरेक्ट हुए थे क्वेश्चंस। तो जो करेक्ट हुए वो क्यों करेक्ट हुए मैं उनका रीज़न बताऊंगा, और इनकरेक्ट हुए तो क्यों हुए उनका रीज़न बताऊंगा, सो दैट यू कैन असेस योर प्रिपरेशन एंड यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक कि कैसे एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर सिचुएशन में कैसे अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। जो क्वेश्चन नंबर 51 है, मेरे हिसाब से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। हम आरबीआई के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। आरबीआई का जो एक्ट है, कैसे क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी डिटेल में डिस्कस होता है। सो मेरे हिसाब से मेरा ये करेक्ट होना चाहिए था, बट क्योंकि मैंने सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा। हम अपने इंडियन पॉलिटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इतना डिटेल में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जो प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई हैं वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस स्टेटमेंट को करेक्ट माना। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये इट सेज दैट सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ मैंने ये अज्यूम किया कि कोई ना कोई प्रोविजंस तो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा ही जो ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इशू डायरेक्शंस, क्योंकि हम सबको पता है कि समवेयर और दी अदर आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया। लेकिन अगर आप अपनी इंडियन पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, उसमें हम हर आर्टिकल पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट हर आर्टिकल, और सेक्शन वाइज पढ़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन कौन से, प्रेसिडेंट, गवर्नर, वहाँ पे कहीं भी ऐसा आरबीआई का डिस्कशन नहीं आया है। इनफैक्ट हम फाइनेंशियल जो आर्टिकल्स हैं जो फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं वो भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट उसमें ऐसा कहीं नहीं दिया है। बट मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि ये कहीं ना कहीं तो दिया होगा, बट ऐसा नहीं है। हमें कई बार जो हमें पढ़ा होता है उस पर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। अगर हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, स्पेशली वहाँ उन चीज़ों में, ये मैंने कई सारे बाकी क्वेश्चंस में भी बताया कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट हमें बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं लगता है तो हमें उसे रॉन्ग ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़े हैं और उससे कुछ ही रैंडम फैक्ट आया है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो फैक्ट रॉन्ग है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके होते हैं। तो ये फंडा इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में लगा था, तो ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए था। और बाकी दोनों स्टेटमेंट तो फैक्ट हैं जो हमें पता ही होते हैं, तो मुझे करेक्ट करना चाहिए था, बट मैंने रॉन्ग कर दिया। अगेन 52nd स्टेटमेंट, कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई पढ़ के नहीं जाता है, बट आपको कॉमन सेंस से पढ़ना है कि हम सबको पता है ये जो प्रोविडेंट फंड जो बनाए जाते हैं ये किस कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और किन के लिए बनाए जाते हैं, ये हम सबको पता होता है। तो इसने यूपीएससी में इसने जो आंसर माना है ये 2 और 3 माना है। मैंने भी एक्चुअली 2 और 3 मार्क किया था। हालांकि जो टेस्ट सीरीज़ है वो इसको डी मार्क, विजन की टेस्ट सीरीज, सॉरी विजन का जो आंसर की आया था उसमें डी माना गया था, लेकिन मैंने 2 और 3 मार्क किया था और यूपीएससी ने भी इसको 2 और 3 ही करेक्ट माना है। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने इसलिए रॉन्ग माना क्योंकि इसमें लिखा हुआ ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर। कहीं भी इतना जनरलाइज स्टेटमेंट आ जाता है जहाँ पे ऑल कैजुअल वर्कर्स या कहीं भी, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शन होता ही है। तो लेकिन अगर जब आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बहुत सारी जगह ये आपका आंसर करेक्ट आएगा, बट कई जगह हो सकता है आपका ये अजम्पशन गलत आंसर भी दे दे आपको। अगर आपको याद हो तो आई गेस 2023 के पेपर सॉल्विंग में जब मैंने एक क्वेश्चन में ये लगाया था कि ऑल लोन्स टू एमएसएमईज आर कंसिडर्ड अंडर दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वो स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है, बट लेकिन मेरे को ये ऑल लिखा हुआ था इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट था, इसलिए मैंने उसको गलत मान लिया कि कोई ना कोई लोन तो ऐसा होगा जो एमएसएमई को दिया होगा लेकिन वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं आया होगा। तो मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने वो चीज़ मानी तो वो क्वेश्चन सही हो गया। तो मैं यही बोला, ये जो कॉमन सेंस और जो टिप्स होते हैं जो बाकी टॉपर्स भी बताते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो टिप्स आप लगाओगे हर जगह, ये ट्रिक्स जो आप लगाओगे 100 की 100 टाइम्स आपके करेक्ट हो जाएंगे, बट कई सारे टाइम आपके करेक्ट हो जाएंगे और कई बार गलत हो जाएंगे। तो अगर आपका 50% ऑफ टाइम भी वो वर्क कर लेता है तो आपको बेनिफिट होता है, यू गेट नेट पॉजिटिव स्कोर। तो ऐसे जहाँ पे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे अगर वो टिप्स और जो ट्रिक्स हैं वो लग रहे हैं तो आपको लगाने चाहिए, लेकिन वहीं लगाने चाहिए जहाँ वो कॉमन सेंस के हिसाब से भी, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से भी वर्क कर रहे हैं, तो ही आपको वहाँ लगाना चाहिए। तो अगर आपने 50% क्वेश्चन भी करेक्ट किए तो यू विल बी हैविंग अ नेट पॉजिटिव स्कोर।
लेकिन ये उन क्वेश्चंस में नहीं लगाना है जो बिल्कुल ही आपके कॉन्सेप्चुअल और हार्ड फैक्ट्स हैं, जो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़े हुए हैं। उनमें आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगानी, उन क्वेश्चंस में लगाने हैं जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं था और वो रैंडम है, और वो क्वेश्चन सबके लिए रैंडम है। कोई भी टॉपर प्रोविडेंट जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है इसके बारे में पढ़ के नहीं जाता है, तो उन क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd क्वेश्चन। अब ये इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में पूछ रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट इकोनॉमिक्स, ये जो हम इकोनॉमिक्स के में पढ़ते हैं, रिसेशन या इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सब जो चीज़ें, गवर्नमेंट फंडिंग जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ से आता है, कहाँ करते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, ये काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ते हैं। और ये न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है कि हाउ गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज गोना हैव इट्स इफेक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हाउ इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैव इट्स इफेक्ट, एंड ये ऐसे सो एंड सो फोर्थ। तो हम ये बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आना ही चाहिए। 53rd क्वेश्चन मैं इसको इजी क्वेश्चन मानूंगा। 54th अगेन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हम यहाँ अपनी जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होना ही चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में कोई टेक्स्ट ट्रिप्स और ये सब नहीं लगते हैं, आपको एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। अगेन अर्बन कोऑपरेशन बैंक है, उस टाइम आई रिमेंबर 2021 का जब प्रीलिम्स हुआ था, उसके आसपास बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स थे उनके फेलियर के बारे में काफ़ी न्यूज़ आते थे, बहुत सारे बैंक्स फेल हुए थे, स्पेशली महाराष्ट्र में भी एक बैंक फेल हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये काफ़ी न्यूज़ में था, करंट अफेयर में भी डिस्कस हुआ था। और ये हमारे स्टैटिक पोर्शन में भी जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्योंकि अच्छे से उस टाइम उस अटेम्प्ट में प्रिपरेशन नहीं की थी प्रीलिम की, इसलिए मेरा एक रॉन्ग हो गया था। बट ये करंट अफेयर में भी था और हमारे स्टैटिक में भी था, तो ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 56 क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं उसकी यील्ड है, कैसे जो इन्फ्लेशन उस पर कैसे असर करता है, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन मैंने थर्ड स्टेटमेंट में ओवर थिंकिंग की थी कि इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, तो मेरे को इन्फ्लेशन तो श्योर हो गया था, लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में थोड़ा ये था डाउट कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स का इन्फ्लुएंस होता है या फिर ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का। तो मैंने इसमें ओवर थिंकिंग करके गलत किया था, लेकिन मेरे को ये स्टेटमेंट पता थी ये राइट है, लेकिन मैंने ओवर थिंकिंग की और ये गलत हुआ। लेकिन ये स्टेटमेंट भी काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए था। अगेन 57th क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे जो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें से आया हुआ है, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए था। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने सी और डी ऑप्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट कर दिया था। आई वॉज अनश्योर अबाउट स्टेटमेंट ए एंड बी, बट देन व्हेन आई रेड दी ऑप्शंस अगेन, तो मेरे को श्योर था कि ये ए ही होना चाहिए और ये मेरा करेक्ट हुआ था। 58 क्वेश्चन, अगेन बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, हमारी जो करेंसी है फॉरेन एक्सचेंज जो ये वो काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, क्या डिवैल्यूएशन होता है उसका क्या असर होता है, ये हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे करेंसी के जो मूवमेंट होते हैं, जब हमारी करेंसी स्ट्रांग होती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, जब हमारी करेंसी वीक होती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या इफेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें हम काफ़ी, उसमें आरबीआई का क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं। 58th क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में से ये करेक्ट होना ही चाहिए। 59th ब्लैक मनी के बारे में है, बहुत बार इसके बारे में न्यूज़ में रहता है और ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये करेक्ट होना ही चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिन भी क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहते हो तो आप ये वीडियो पॉज करके यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर, एंड देन आप देख सकते हो कि मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, वो काम कर रही है कि नहीं। 68th क्वेश्चन, अगेन इन्फ्लेशन हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, ये करेक्ट होना ही चाहिए। 61st क्वेश्चन, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, आई लेव दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आइडिया नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 62nd क्वेश्चन, क्योंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, मेरे ग्रेजुएशन है उससे पहले भी, तो मेरे को ये दोनों के बारे में आइडिया था। साइनोबैक्टीरिया डायटम्स के बारे में आई वॉज 100% श्योर, बाकी दोनों के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था। लेकिन एक आंसर को इन ऑर्डर टू अराइव एट अ करेक्ट आंसर यू डोंट नीड टू नो ऑल दी ऑप्शंस, सो आई न्यू 2 and 3 फॉर श्योर, एंड उसके बाद ऑप्शंस ने मुझे हेल्प की करेक्ट आंसर मार्क करने के लिए। तो ऐसे ही सबको 100% नॉलेज नहीं होती है, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अप्लाई जब आप करते हो तो ऑप्शंस कई बार आपको हेल्प करते हैं टू अराइव एट अ करेक्ट आंसर। सो आई वॉज श्योर कि ये 2 and 3 होगा एंड ये करेक्ट है। अगेन पेंगोलिन, मेरे को हेज हॉग के बारे में तो नॉर्मल, अगर हेज हॉग आपको पता है कैसा होता है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये
उससे रिलेटेड है। पेंगोलिन के बारे में मेरे को श्योर था, क्योंकि पेंगोलिन की काफ़ी ज़्यादा ये ना स्मगलिंग होती है एंड इलीगल स्मगलिंग होती है, एंड इसकी वजह से काफ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंड उसका क्या जो स्टेटस है, एंडेंजर्ड स्टेटस, IUCN स्टेटस, ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे करंट अफेयर मैगजीन में भी कवर हुआ था, न्यूज़पेपर में भी इस पर 1-2 बार मैंने आर्टिकल पढ़ा है, लेकिन करंट अफेयर मैगजीन में तो ये डिस्कस हुआ ही है विजन की मंथली। तो दैट इज़ आई न्यू द आंसर कि ये 1 और 3 होगा। और जिनको आपको नहीं है तो ये बार बार जो स्पीशीज़ आती हैं आपको उनको गूगल कर लेना चाहिए। तो आप जैसी है जो, और पेंगोलिन को अगर आप गूगल करोगे, इनके फ़ोटो देखते ही आपको समझ में आ जाए कि वो स्टेटमेंट इनके बारे में ट्रू है। 64th क्वेश्चन है, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन मैंने कॉमन सेंस लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश की, बट ये रॉन्ग हो गया। एंड इसमें भी मैंने कॉमन सेंस क्यों लगाया, जैसे थर्ड स्टेटमेंट देख रहे हो, इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। कहीं भी ऐसा होता है कि जो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन होता है तो वो हमें पता होता है कि बहुत कम ऐसे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं, वो सारे हम अपने एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। अगर आप फिफ्थ स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें भी ये है कि ये पूछा है, इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। अब अगर ये कोई भी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है और इंडिया उसका सिग्नेटरी है, तो पक्का हमने करंट अफेयर्स या फिर अपने स्टैटिक सोर्सेज से पढ़ा होगा। ये दोनों ही ट्रू नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट होना चाहिए था। लेकिन मैंने कन्फ्यूजन में ये गलत आंसर मार्क किया। बट अगर आप 3 और 5 एलिमिनेट कर देते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, टू बी ऑनेस्ट, 1, 2 और 4, ऑप्शन ए। लेकिन मैं उस टाइम ज़्यादा कॉमन सेंस मेरा भी एक्ट नहीं किया एंड मैंने ये ध्यान नहीं लगाया, इसलिए आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। लेकिन अगर आपने इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कभी आपने नहीं सुना, तो भी आप इजीली ये 3 और 5 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो एंड उसके बाद आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर पे अराइव कर सकते हो। सेम इज़ विद 65th। अब ये मैग्नेटाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं था, बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगर मैंने इसका बी मार्क किया था और यूपीएससी ने भी बी ही चूज़ किया है, लेकिन कोचिंग की जो आंसर की थी उन्होंने डी मार्क किया था। दे कंसिडर्ड ऑल 1, 2, 3, 4, 5 करेक्ट। बट मैंने ये देखा कि माइक्रोवेव जो होता है उसका कोई ब्रेक्स से तो मेरे को पता था, ब्रेक्स और मोटर इंजन से, इंजन और मोटर इंजन में जो मैकेनिज्म्स होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स जनरेट हो सकते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स, क्योंकि ये दोनों ही का जो एज इन अगर आप फंक्शनिंग देखोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि फ्रिक्शन की वजह से या फिर इनकी फंक्शनिंग की वजह से, क्योंकि इसमें मोटर में चीज़ें रोटेट होती हैं इंजन में, एंड ब्रेक में भी टायर रोटेट होते हैं, एंड ब्रेक हम उसको पैड से जो ना कंप्रेसिव एक्शन लगाते हैं, उसकी वजह से ब्रेक हमारी कार्स रुकती हैं। तो आई न्यू इसमें पावर प्लांट में भी जो ये होता है कि हमारे जो कंबशन होता है कोल का या फिर ऑयल का, किसी भी मोस्टली कोल का होता है, तो उससे भी पावर प्लांट्स में ये हो सकता है कि कंबशन में, जहाँ भी कंबशन हो रहा है, हीट जनरेशन हो रहा है, वहाँ पे मैग्नेटाइट पार्टिकल हो सकते हैं। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि पावर प्लांट में भी होता है, इंजन्स में भी होता है, ब्रेक्स में भी होता है, तीनों ही जगह हीट जनरेशन होता है। लेकिन माइक्रोवेव स्टोव्स में और टेलीफोन लाइंस में मेरे को कोई रीज़न नहीं लगा कि मैग्नेटाइट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, इसलिए मैंने बी मार्क किया था एंड वो करेक्ट आंसर था। 66 क्वेश्चन के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। 67 क्वेश्चन, ये जितने भी साइकिल्स हैं ये हम पढ़ते हैं अपने जो बेसिक स्टैटिक जो हमारा मटेरियल है एनवायरनमेंट का, उसमें ये सारी साइकिल पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल तो हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसको मैंने स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर दिया था। आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल, बट जो स्टेटमेंट दी हुई है मेरे को फॉस्फोरस साइकिल ज़्यादा रेलिवेंट लगा, इसलिए मैंने फॉस्फोरस साइकिल मार्क किया और वो करेक्ट था। 68 का अगेन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाओगे, डेट्रीटरी वोर्स हम सबको पता है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं, तो आई वॉज श्योर अबाउट कि अर्थवॉर्म्स एंड मिलीपीड्स तो होते ही हैं, बट मैं बाकी ऑर्गेनिज्म में थोड़ा कंफ्यूज हो गया एंड दैट इज़ वाई आई मार्क्ड डी एज एन आंसर, बट इसका सी है एंड यूपीएससी ने भी सी माना है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि सी हॉर्स जो होते हैं वो ओशंस एंड सी में पाए जाते हैं, तो वो डेट्रीटरी वोर्स नहीं हो सकते हैं। मेरा उस टाइम दिमाग नहीं चला ये, लेकिन ये इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जेलीफिश और सी हॉर्स दोनों ही जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि ये डेट्रीटरी वोर्स हैं। 69 क्वेश्चन का मेरे को कोई आइडिया नहीं था, आई लेफ्ट द क्वेश्चन। 70th क्वेश्चन अगेन मैंने ओवर थिंकिंग की, लेकिन हम सिम्बायोटिक रिलेशंस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसमें ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं डिस्कस होते हैं। मेरे को भी निडेरियंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कि नहीं, बट फंगाई आई वॉज श्योर। एंड जो
प्रोटोजोआ के बारे में मैं श्योर नहीं था, तो मैंने ये सोचा प्रोटोजोआ, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो हम प्रोटोजोआ बहुत सारी ऐसे डिजीज़ होती हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं, तो मैंने इसमें ओवर थिंकिंग की एंड आई एलिमिनेटेड 3। तो जैसे ही मैंने 3 एलिमिनेट किया तो मेरे तीनों ऑप्शन B, C, D, N एलिमिनेट हो गए, इसलिए आई वेंट विद A। लेकिन मेरे को ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए थी। वही होता है ना, कई बार टू मच ऑफ नॉलेज बैकफायर्स, तो मेरे साथ ये बैकफायरिंग हो गई 70th क्वेश्चन में, बट मेरे को ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए थी एंड D के साथ जाना चाहिए था। 71st क्वेश्चन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, ये हम सबको पता होती हैं, और ये आई गेस मेरे हिसाब से ये पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एग्जैक्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है, तो अगर आपने PY है तो भी आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर देते। 72nd क्वेश्चन अगेन बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, इसमें कोई ट्रिक्स या टिप्स नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हमारे बेसिक मटेरियल से आया हुआ है। 73rd क्वेश्चन मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बट स्टिल मैंने ये, मेरे को एक ही स्टेटमेंट के बारे में आइडिया था, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में मुझे आइडिया था, लेकिन बाकी 2 और 3 के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। सो आई, क्योंकि ये ज़्यादा फैक्चुअल था तो आई कंसिडर्ड कि ये हो सकता है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो, बट अपेरेंटली सेकंड स्टेटमेंट राइट है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो B है, बट मैंने A मार्क किया था। 74th क्वेश्चन वाटर क्रेडिट के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे लॉजिकल रीजनिंग या आप इसको कह सकते हो मैंने रैंडम गैस लगाने की कोशिश की थी। क्योंकि मैंने सोचा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है काफ़ी फैक्चुअल है, और ये फैक्ट हो सकता है कि गलत है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, हो सकता है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो और UPSC ने उनके नाम चेंज किए हों, इसलिए आई कंसिडर द सेकंड स्टेटमेंट कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, बट मैंने इसको रॉन्ग नहीं माना। उस टाइम वही है ना कॉन्फिडेंस, जब आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिखाना है, तो लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाया, और थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली इसका करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट मैंने इसको करेक्ट माना। उस टाइम मैं ये ट्रिक लगानी चाहिए थी, बट मैं नहीं लगा पाया। अगेन वही आपको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन समझना है और सॉल्व करना है, इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए थे लेकिन मैंने गलत मार्क किया, इसलिए मेरा इतना लो स्कोर आया, लेकिन ऐसा नहीं था कि नॉलेज की कमी थी, बस काम माइंड नहीं रख पाया मैं अपना एग्ज़ाम के टाइम पे। 75th क्वेश्चन है, ये काफ़ी बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ये होना ही चाहिए, ये RBI के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो ये आंसर हमें आना चाहिए, दैट इज़ वाई गॉट दिस राइट। अगेन 76 क्वेश्चन, मेरे को कोई आइडिया नहीं था R2 कोड प्रैक्टिसेस के बारे में, बट मैं A और B में कंफ्यूज था, आई वेंट विद B, बट इसका एक्चुअल आंसर A है। अगर आप इसका R2 ही पढ़ोगे तो ये R जो हम बार बार हम रिसाइकलिंग और ये सब में यूज़ करते हैं, RRR प्रैक्टिसेस, ये RR प्रैक्टिस हम कई बार रिसाइकल रिन्यू और ये सब हम कई बार हमारे सिलेबस में आता है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है बेसिक कॉमन सेंस लगा के, बट मैंने ओवर थिंकिंग करके अगेन इसको गलत मार्क किया। जो 77 क्वेश्चन है, ये कॉपर स्मेल्टिंग, अब कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के बारे में कोई डिटेल में पढ़ के नहीं जाता, लेकिन अगर आप बेसिक कॉमन सेंस भी लगाएंगे और पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दे में रिलीज लीथल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन टू एनवायरमेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, कि लीथल क्वांटिटी हो सकता है कि थोड़े बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करें, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हर उस प्रोसेस में रिलीज़ होती है जहाँ पे कार्बन या फिर कोई भी ऐसा एंटिटी जो कार्बन कंटेनिंग एंटिटी है उसको बर्न करते हैं, तो थोड़े अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड लीथल क्वांटिटीज़ में, वो भी एनवायरनमेंट में, कि इतना ज़्यादा हो जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो कि जनरल पब्लिक में फेटैलिटीज़ हो जाएं, तो ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दैट इज़ वाई आई कंसिडर दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। एंड जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो पॉसिबल है और फैक्चुअल है, हमें पता होता है कि ये फैक्ट है, हम बेसिक एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये करेक्ट है, तो दिस इज़ हाउ आई अराइव्ड एट द आंसर। मेरे हिसाब से ये ईजी आंसर है, ईजी क्वेश्चन था। सेम इज़ विद 78, इसमें पूछा विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। हमको सबको पता है कि जो ऑयल रिफाइनरीज होते हैं इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमने 9th-10th में भी पढ़ा होता है, जो फर्नेस होती है तो उसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हो सकता है उसमें से फर्नेस ऑयल भी एक बाई प्रोडक्ट हो। देन सम इंडस्ट्रीज यूज़ इट टू जनरेट पावर, ऑफकोर्स हो सकता है कि जो हमारे जो फर्नेस के बारे में हम पढ़ते हैं 9th-10th में, 11th-12th में बेसिक है, उसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं और ये अलग अलग रिफाइनरीज और अलग अलग चीज़ों के लिए, पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, एंड तो ये पॉसिबल है सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इट्स टू यूज़
कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि कोई भी ऑयल होता है वो जब यूज़ होता है या कंबशन के लिए यूज़ किया जाता है, बर्न किया जाता है, तो उसके एमिशंस होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन सल्फर एमिशन हम सबको पता है। तो दिस इज़ हाउ आई अराइव्ड एट द आंसर। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक स्टेटमेंट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देन द वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग। मैं हर एक स्टेटमेंट का नॉलेज नहीं डिस्कस करने वाला कि ये स्टेटमेंट के बैकग्राउंड नॉलेज मेरे पास क्या थी, वो कहाँ से आई और वो कैसे मैंने अप्लाई किया। रादर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कितनी नॉलेज थी और उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज को मैंने कैसे अप्लाई किया। ब्लू कार्बन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कॉमन सेंस से ये हम डिस्कस करते हैं, हमारे बेसिक मटेरियल में भी आता है और करंट अफेयर मैगजीन में भी आता है। बट अगेन मैंने ओवर थिंकिंग करके ये बी मार्क किया, बट इसका आंसर ए है और मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सबको आना चाहिए। फर्न, लाइकन, मॉसेस, मशरूम, ये सब हमारे एनवायरनमेंट का जो बेसिक मटेरियल उसमें आता है, तो ये मेरे हिसाब से ईजी आना, ये डिस्कस भी होता है, ईजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। 81 क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इजी है, क्योंकि भवभूति जो है, इनका नाम मैंने, जो राइटर हैं ये हमारे एंशेंट हिस्ट्री के बारे में और जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उसमें, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो उसमें इनका नाम आता है और मैंने पढ़ा भी हुआ था। बट मैं उस टाइम, क्योंकि मैंने बताया उस टाइम मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं थी, मैंने अपने जो नोट्स थे अच्छे से रिवाइज़ नहीं किए थे, इसलिए मुझे ये इनका नाम ध्यान ही नहीं आया कि ये प्ले राइट्स हैं। मैंने लॉजिकल गेसिंग करने की ट्राई की और यहाँ पे गलत हो गया। बट मेरे हिसाब से 81 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, आना चाहिए, क्योंकि भवभूति का नाम हम कई बार पढ़ते हैं अपने एंशेंट हिस्ट्री के नोट्स में भी एंड आर्ट एंड कल्चर में भी, लिटरेचर वाले सेक्शन में। 82nd क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में से आया हुआ, और ये बिल्कुल हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें भी दिया हुआ है एज इन, और जो आपकी स्पेक्ट्रम पढ़ोगे उसमें भी क्लियर कट दिया हुआ है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आना ही चाहिए, करेक्ट होना चाहिए था, बट मैंने ये गलत मार्क किया है। 83rd क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कोई भी ऐसे डेट पढ़ के नहीं जाता 88 अगस्त 1942, लेकिन हम सबको पता है कि अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, एंड इसी को ही हम जो अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। मेरे को उस टाइम ये क्लिक ही नहीं हुआ एग्जाम में कि हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट को ही अगस्त क्रांति बोलते हैं, एंड ये ऑफकोर्स अगस्त में हुआ था इसलिए, और 1942 में देयर वर हाई चांसेस कि इसका आंसर ए है, बट मैंने अगेन ओवर थिंकिंग की एंड इसमें गलत किया, एंड क्योंकि मैंने रिविजन नहीं किए थे अपने नोट्स, रिवाइज नहीं किए थे नोट्स अपने, इसलिए आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, नहीं तो ये क्वेश्चन करेक्ट होना ही चाहिए था। तो आप देख रहे हो ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो करेक्ट होने ही चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मेरा रिवीजन अच्छा नहीं था, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था अपने पढ़ाई से रिलेटेड, एंड क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग करता था, दैट इज वाई आई गॉट अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चन रॉन्ग जो मेरे करेक्ट होने ही चाहिए थे। 84th क्वेश्चन, ये मैंने ऐसे ही गेस वर्क करने के ट्राई किया था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ये दिस गेस वर्क बैकफायर्ड, ये मेरा रॉन्ग हो गया। 85th क्वेश्चन, अगेन 85th क्वेश्चन, दो आई गॉट इट राइट। मेरे को याद था जब, स्पेशली जब हम जो जितने भी हमारे मेडिवल पीरियड के या फिर एंशिएंट पीरियड के जो हमारे जो किंगडम्स थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली जो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, और जो हमारे मेडिवल टाइम्स में बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उनके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, जबकि हम अकबर का जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था उनका हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारे टर्म्स आते हैं। तो एग्जैक्ट किसी भी बुक में ये नहीं दिया हुआ है कि इनका जो लेवल जो है ना, करेक्ट सीक्वेंस क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हमें ये नाम पता होते हैं कि सूबादार कौन सा होता है, परगना कब बड़ा होता है कि सूबादार बड़ा होता है, ये कई बार हमें लॉजिकल रीजनिंग लगा के ये सॉल्व करना है कि ये इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। किसी भी बुक में ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम परगना, सूबा और सरकार ये बार बार पढ़ते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने किस सीक्वेंस में पढ़ा था, कौन सी बड़ी चीज़ होती है, कौन सा पोस्ट बड़ा कंसिडर किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन सा छोटा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन, तो हम सबको पता है सूबादार कितना बड़ा पोस्ट था मेडिवल टाइम्स में या फिर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दिस इज़ हाउ आई सॉल्व इट। सो आई न्यू सूबा सबसे बड़ा है। देन उसके बाद परगना और सरकार में आई वॉज कन्फ्यूज, बट देन मैंने थोड़ा और रिकॉल करने की कोशिश की, तो आई टुक अ रिस्क कि हो सकता है परगना वॉज अ स्मॉलर एंटिटी एंड सरकार वॉज अ बिगर एंटिटी। तो जैसे ही आप सूबा के बारे में श्योर हो जाओगे तो यू कुड एलिमिनेट सी एंड डी। उसके बाद बात आती है यू ए और बी, तो यू हैव 50% चांसेस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन राइट। 86 क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, मतलब बेसिक फैक्ट है, ये हम सब ने पढ़ा होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो ये क्वेश्चन राइट होना ही चाहिए। 87 क्वेश्चन, अगेन ये एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी बुक है स्पेक्ट्रम, उसमें दिया हुआ है, ये तीनों नाम दिए हुए हैं, और उसका ये रेफरेंस भी दिया हुआ है कि कैसे इन तीनों को, जो हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे, क्योंकि ये तीनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, टू सेट एन एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को फांसी की सज़ा दी थी,
they were hanged, and because Shahnawaz Khan was a Muslim and Prem Kumar Sehgal was a Hindu and Gurbaksh Singh Dhillon was a Sikh. That is why they were hanged together to set an example. तो ये ऐसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक में. दैट इज वाई शॉर्ट आई न्यू कि दे वर एन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. 88 जो है ये मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने रैंडम गेस करने की कोशिश की एंड आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग. 89th अगेन बहुत ही रैंडम फैक्ट था, मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन. 90th क्वेश्चन अगेन जो है ये मेरे को एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता था, बट क्योंकि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है काफ़ी फैक्चुअल है, ये तो आई कंसिडर्ड कि हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ गलती हो. दैट इज वाई कंसिडर्ड दैट स्टेटमेंट रॉन्ग. एंड जो स्टेटमेंट सेकंड है ये काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी की करेक्ट हो, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ है दैट द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान. ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि बाद में हमने देखा कैसे बांग्लादेश का ओरिजिन हुआ, कैसे बांग्ला लैंग्वेज और कैसे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो पंजाबी स्पीकिंग या फिर जो वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था. तो हमने इसके बारे में काफ़ी बार पढ़ते हैं. 1971 की वॉर हुई थी, तो ये हमें पता है कि पहले से ही बांग्ला लैंग्वेज का इशू रहा है पाकिस्तान में, जो अल्टीमेटली कल्मिनेट हुआ 1971 एंड उनके विभाजन में, एंड अल्टीमेटली बांग्लादेश फॉर्म हुआ. तो इसलिए मुझे पता है सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है ही, बट फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को नहीं पता था इनकरेक्ट है, बट आई कंसिडर्ड इट इनकरेक्ट क्योंकि ये काफ़ी फैक्चुअल था. सो आई थॉट हो सकता है कि डेट चेंज हुआ हो और या फिर बॉडी चेंज की हो तो ये रॉन्ग हो. तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये एक स्टेटमेंट बाई फ्लूक या बाई लक, यहाँ पे लक हेल्प्स इन गेटिंग द क्वेश्चन राइट. 91st क्वेश्चन ये इसके बारे में कोई नहीं पढ़ता है, तो लेकिन अगर आप नाम पढ़ोगे, 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना मध्य प्रदेश में है. अब इसका सेकंड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सर्कुलर टेम्पल है इंडिया में जो ये है. तो ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, तो मैंने इसको इनकरेक्ट माना. तो जैसे ही मैंने इसको इनकरेक्ट माना, आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा. देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, सी ऑप्शन, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट नहीं है. तो ऑटोमेटिकली, तो मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. 64 योगिनी टेम्पल के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बट स्टिल मेरे को बाकी तीनों स्टेटमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं था. बट क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट काफ़ी एक्सट्रीम थी, दैट इज़ वाई आई वेंट विद ऑप्शन सी एंड वो करेक्ट हुआ. 92nd क्वेश्चन अगेन ये धोलावीरा, मेरे हिसाब से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में, तो मुझे ये धोलावीरा और कालीबंगन में थोड़ा डाउट था. बट देन मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा था कि जो ये इवन जो नितिन सिंघानिया की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की, उसमें भी ये दिया हुआ है. एटलीस्ट मेरे एडिशन में तो था, अभी नए में है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट ये धोलावीरा दिया हुआ था. दैट इज़ आई वेंट विद द आंसर. मेरे हिसाब से ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमारे बेसिक बुक से आया है. 93rd क्वेश्चन मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बस ब्रोच, एक्चुअली पहले भरूच जो है गुजरात में उसको ब्रोच बोलते थे, उसके बारे में मेरे को आइडिया था. बाकी दोनों के बारे में आइडिया नहीं था. तो आई न्यू कि सी और डी तो नहीं है, लेकिन ए और बी में जाना था. अगेन तो जैसा कि मैंने बताया, जिस भी क्वेश्चन में यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, तो आपको वो अटैम्प्ट करना ही करना है. आई अटैम्प्टेड बी, बट इसका करेक्ट आंसर 1 है. चिकाकोल के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बट ब्रोच जो है, भरूच का जो पुराना नाम है, एक्चुअली इंग्लिश पीपल यूज टू कॉल इट ब्रोच, जहाँ तक मेरे को आइडिया है. तो दिस इज़ हाउ आई अराइव्ड एट द आंसर. 94th क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं था, आई लेफ्ट इट. 95th क्वेश्चन अगेन मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि नूनीज़ ने क्या डिस्क्राइब किया है क्या नहीं, बट मैंने ये सोचा कि रेसलिंग तो नहीं होती होगी विजयनगर एम्पायर में बाय वुमेन, बट अगेन मेरा एजम्पशन गलत था. अपेरेंटली होती है, ये चारों ही प्रैक्टिसेस जो हैं वो करते थे. सॉरी, तो चारों ही प्रैक्टिसेस वर डन बाय विमेन. सो आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग. 96 क्वेश्चन अगेन मेरे को इसका शॉर्ट आइडिया नहीं था, बट मेरे को डी का तो पता था कि डी इज़ इनकरेक्ट. बाकी तीनों का मुझे आइडिया नहीं था, बट क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने बताया, जिस भी क्वेश्चन में मैं एक भी अगर ऑप्शन एलिमिनेट करता था तो आई यूज टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि देयर वर 33% चांसेस दैट आई वुड गेट दैट क्वेश्चन राइट. तो मैंने अटेम्प्ट किया, बट आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग. अगर आपको आता है ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चन जिनमें ऐसे फैक्चुअल स्टेटमेंट होते हैं, अगर आपको आते हैं तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं आते तो छोड़ सकते हो. लेकिन अगर इफ़ यू कुड एलिमिनेट 2 ऑप्शंस तो आपको डेफिनेटली वो यू शुड गो फॉर दैट क्वेश्चन. 3 स्टेटमेंट हैं तो शायद आप स्किप कर सकते हो.
97 क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं था। अगेन 98 क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं था। आर्ट एंड कल्चर के ये क्वेश्चंस हैं। 99 का भी एक्चुअली मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने कॉमन सेंस लगाने की कोशिश की, बट आई गॉट द क्वेश्चन रॉन्ग। ऐसे ही 100 क्वेश्चन में मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने लॉजिकल रीजन, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस मैंने ये सोचा कि अगर आप सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ोगे तो मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें इंटरचेंज किया हो, लेकिन इसमें कोई इंटरचेंज नहीं किया था आई गेस, या फिर किया था तो भी मेरे को करेक्ट आंसर मैं नहीं अराइव कर पाया था। ये मैंने रैंडम गेस लिया था एंड आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। सो दिस इज़ इट। अब मैं नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि जो एंड के थोड़े कुछ दिन बचे हुए हैं उनमें प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा सीसैट के बारे में आपको बताऊंगा। दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन सीसैट, मैं अपने आप को बिल्कुल भी बहुत अच्छा मेंटर नहीं मानता हूँ सीसैट में, लेकिन सीसैट क्योंकि मेरा हर बार क्लियर हुआ है तो मैं एक अपनी स्ट्रैटेजी आपको बता सकता हूँ कैसे मैंने सीसैट किया और कैसे कौन से पोर्शन पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था या कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और कैसे उसने मुझे हेल्प किया। ये मैं डिस्कस करूँगा एक वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।